उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पीएफआई के 2 खतरनाक मेंबर्स को गिरफ्तार किया है जो यूपी में कई शहरों में धमाके की साजिश कर रहे थे। 16 फरवरी को जब पूरा देश बसंत पंचमी मना रहा था, तब यूपी एसटीएफ ने ऐसा खुलासा किया जिससे हड़कंप मच गया। यूपी पुलिस ने 2 लोगों को मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि ये लोग लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। इनकी साजिश बेहद खतरनाक थी और टारगेट पर थे हिंदूवादी संगठन और उसके नेता। बसंत पंचमी के आसपास हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में कई जगह उच्च श्रेणी के विस्फोटक से धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन समुदाय की हत्या कर आम जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने इन्हें लखनऊ के कुकरेल पिकनिक स्पॉट के पास से गिरफ्तार किया। इनके नाम असद बदरुद्दीन और फिरोज खान हैं। ये दोनों केरल के रहने वाले हैं। दोनों पीएफआई में जोनल कोऑर्डिनेटर के रैंक पर हैं। असद बदरुद्दीन पीएफआई में मिलिट्री कमांडर है, जबकि फिरोज घूम कर लोगों को ट्रेनिंग देता है। दोनों बंदूक चलाने और तलवारबाजी में एक्सपर्ट हैं। साथ ही दोनों को विस्फोटक और बम बनाने की पूरी जानकारी है। एसटीएफ ये कह रही है कि ये दोनों पीएफआई के कमांडर थे। जो असद था बदरुद्दीन वो कमांडर था और जो फिरोज खान था वो जगह जगह जाकर लोगों को ट्रेनिंग देता था। दोनों ही हथियार चलाने में एक्सपर्ट है, वो चाहे बंदूक हो चाहे तलवार हो। विस्फोटक है, उनकी इन दोनों को अच्छी जानकारी थी। एसटीएफ ये कह रही है कि पहले ये पता चला था कि ये 11 फरवरी को यूपी आने वाले थे, लेकिन उस दिन नहीं आए। आज एसटीएफ को पता चला कि ये यहाँ आए हैं और एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। असद बदरुद्दीन और फिरोज खान की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने इनके मोडस ऑपरेंडी का भी खुलासा किया। ये लोग विशेष वर्ग के लोगों का छोटा छोटा ग्रुप बनाते थे, फिर ग्रुप में शामिल लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। इनके रेडार पर हट्टे कट्टे नवयुवक रहते थे। ब्रेन वॉश के बाद ये उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग भी देते थे। अभी पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वर्ग विशेष के नवयुवकों को शारीरिक रूप से मजबूत हो का ब्रेन वॉश करके उनको विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण देके देश के किसी भी कोने में घटना विशेष को अंजाम देने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। पीएफआई के दोनों सदस्यों के पास से पुलिस ने 16 हाई ग्रेड विस्फोटक, एक्सप्लोसिव डिवाइस, डेटोनेटर, बैटरी, एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस के साथ ही कैश और कई चीजें बरामद की हैं। इनके पास से रेलवे के 12 टिकट भी जब्त किए गए हैं। टूल किट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश में शामिल नए किरदार सामने आते जा रहे हैं। वहीं आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक्टिविस्ट निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आना है। टूल किट साजिश की जांच में ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। कोई 20-25 साल का एक्टिविस्ट है तो कोई खालिस्तानी और आईएसआई से जुड़ा एजेंट। किसान आंदोलन की शुरुआत के साथ ही विदेश में बैठे खालिस्तानी आकाओं ने साजिश रचनी शुरू कर दी थी और उनका साथ भारत में निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु मुलुक जैसे लोग दे रहे थे। दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी कराने में जुटी है, लेकिन शांतनु मुलुक को बॉम्बे हाईकोर्ट से 10 दिन की अग्रिम जमानत मिल गई है। उधर एक्टिविस्ट निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। टूल किट साजिश में शामिल किरदार जूम ऐप पर मीटिंग में शामिल होते थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने जूम को नोटिस भेजकर इनकी मीटिंग में शामिल होने वालों की जानकारी मांगी है। जूम मीटिंग में ही ट्विटर पर तूफान लाने की तरकीबें तैयार की जाती थीं। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए 4 हैशटैग तय किए गए थे। दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और साजिश में शामिल लोगों को उसमें जोड़ा। शांतनु मुलुक से टूल किट का ड्राफ्ट लेकर दिशा ने उसे एडिट किया। दिशा ने ही ग्रेटा थनबर्ग से टेलीग्राम पर संपर्क किया।
दिशा ने टूल किट बनाने वाला डॉक्यूमेंट ग्रेटा थुनबर्ग को भेजा था। इसके बाद ही ग्रेटा ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने वाला ट्वीट किया था। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके एक तरफ जहां दिल्ली के बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों की संख्या घट रही है, वहीं सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के नेताओं को किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों के फायदे गिनाने को कहा है। दिल्ली के बॉर्डर से घर लौटते किसानों और खाली होते टेंट्स की तस्वीरों के बीच मंगलवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक की। बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा 10 सांसद, 26 विधायक और पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि किसान मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष जिस तरह भ्रम फैलाने की रणनीति पर काम कर रहा है, ऐसे में उन्हें काउंटर करना जरूरी है और इसके लिए पार्टी के नेताओं को किसान और खाप पंचायतों के बीच जाकर कृषि कानूनों के फायदे गिनाने होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि इस आंदोलन से किसानों का कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक है। विपक्ष साजिश से देश को पीछे ले जाना चाहता है, इसलिए देश की भलाई के लिए गांव और जाट समाज हमसे दूर ना हो, इसके लिए जमीन पर सभी को काम करना है। अगले 15-20 दिन सभी खापों, किसानों और समाज के बीच में रहना है। हमको आंदोलनकारियों का जन समर्थन खत्म करना है। चुनाव से पहले पुडुचेरी में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। किरण बेदी को लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से हटा दिया गया है। वहीं आज राहुल गांधी के पुडुचेरी पहुंचने से पहले कांग्रेस के 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। आज राहुल गांधी पुडुचेरी पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पुडुचेरी का सियासी माहौल गर्मा गया है। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई है। वहीं भारत सरकार ने पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को पद से हटा दिया है। किरण बेदी की जगह तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को फिलहाल पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी का राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। पिछले दिनों नारायणसामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इसे लेकर मुलाकात भी की थी। अब वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के दबाव में ही किरण बेदी को हटाया गया। We also had a hunger strike for Dr. Kiran Bedi to be removed from the post. Then we started signature campaign. More than 1 lakh signatures have been obtained and given to the President of India. Only after that, now the government of India, due to our pressure, they have removed her from the lieutenant governorship. राम मंदिर निर्माण के लिए जमा किए जा रहे चंदे को लेकर कर्नाटक में एक नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि जो लोग मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं, उनकी पहचान के लिए उनके घरों पर स्टिकर चिपकाया जा रहा है। कर्नाटक में राम मंदिर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद एक स्टिकर पर है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण के लिए जिसने दान दिया है उनके घरों पर स्टिकर चिपकाया गया है और जिसने नहीं दिया उनके घरों पर स्टिकर नहीं है। कुमारस्वामी ने यहाँ तक कह दिया कि नाजियों ने जो जर्मनी में किया था वैसा ही आरएसएस कर्नाटक में कर रही है। ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के कार्यकर्ता कर्नाटक में राम मंदिर के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा नहीं दे रहा है उसका नाम लिख रहे हैं। चंदा देने वालों के घरों पर स्टिकर चिपकाया जा रहा है। मुझे पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाजियों ने जो जर्मनी में किया था वैसा ही आरएसएस यहाँ पर कर रहा है। ಅವತ್ತೇನು ಮ್ಯಾಸಕರ್ ಆಯಿತು। कुमारस्वामी के इस आरोप से बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद में खलबली मच गई है। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर कमेटी को बदनाम करने की साजिश है, जबकि वीएचपी बोल रही है कि राम के नाम पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने नेताओं की पार्टी छोड़ने से परेशान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब कांग्रेस ने ममता के करीबी रहे फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल के रण में पार्टियों का दांव पेच लगाना तेज है। हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले ममता के बेहद करीबी रहे अब्बास सिद्दीकी भी अब कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का हिस्सा होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि लेफ्ट और कांग्रेस में पहले ही सीटों का बंटवारा हो चुका है और अब इस गठबंधन में सिद्दीकी की पार्टी भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा यानी IFS भी शामिल हो गई है।
যে নির্বাচন বাংলায় দ্বিমুখী হওয়ার কথা ছিল, বাংলায় দ্বিমুখী নির্বাচন হবে বলে যে বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল, সেই বাতাবরণ भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा भी शामिल हो गई है। आपने अब तक एनएसजी, मार्कोस और पैरा कमांडोज को एक्शन में देखा होगा। आज हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड पुलिस की एक एलिट फोर्स जो बहुत जल्दी पूरे देश के लिए मिसाल बनने वाली है। ये उत्तराखंड पुलिस की जांबाज लेडी कमांडो हैं, जिन्हें हर मुश्किल हालात के लिए तैयार किया जा रहा है। इनकी कड़ी ट्रेनिंग सुबह 4 बजे से शुरू होती है, जो देर रात तक चलती है। इस ट्रेनिंग के जरिए इन्हें फौलाद का बनाया जा रहा है, ताकि सामने आने वाली किसी भी चुनौती को ये पल भर में निपटा सकें। उत्तराखंड पुलिस अपनी चुनी हुई 22 कांस्टेबल और अफसरों की ट्रेनिंग नरेंद्र नगर में करवा रही है। इन महिला कमांडो की ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं, जिससे देवभूमि के कमांडो किसी से पीछे न रहें। ट्रेनिंग के बाद इन्हें दुश्मन का सामना करने का मौका मिलेगा। इनको ट्रेन करने के बाद में हम इनको अपने ATS टीम में इनको हम डिप्लॉय करेंगे। इसके अंदर में हमारे 22 महिला कर्मी हैं जो अभी यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग ले रही हैं, और इनको सारा जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस या ऑपरेशंस, जो कॉम्बैटिंग और ये सारे स्किल्स इनको सिखाए जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग के लिए खास महिला कर्मियों को चुना गया है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद चुनौती भी खास होने वाली है। स्टार्टिंग में हमको फायरिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, फायरिंग करने में, वेपन हैंडलिंग में मुझे प्रॉब्लम आती थी। बट मास्टर जी ने हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि अब हम इजीली हम कर सकते हैं। आजकल महिलाओं के साथ बढ़ते जो यहाँ पे जो मैनी इंसिडेंट होते हैं, तो हम उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। हम उनको सिखा सकते हैं कि कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं कहीं भी, क्योंकि आजकल कहीं भी हम जाते हैं, बसों में तो ट्रेन्स में, तो हम उनको बता सकते हैं कि हम कैसे अपने आप को हम सेल्फ डिपेंड कर सकते हैं। ट्रेनिंग पूरा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, और इन महिला कमांडो को बेसब्री से इंतजार है कि कब ये पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर दें। नवी मुंबई में गैंगस्टर की जेल से रिहाई के बाद सड़क पर मनाए गए जश्न को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सैकड़ों समर्थकों ने पहले आतिशबाजी की, नारेबाजी की, फिर नवी मुंबई से लेकर पुणे तक 500 कारों का काफिला निकाला। नवी मुंबई की तलोजा जेल से कुख्यात गैंगस्टर गजानन मारने रिहा क्या हुआ उसके समर्थन के लिए जेल के बाहर जमा हो गए। नारेबाजी की, आतिशबाजी की, और फिर 500 कार के काफिले के साथ गैंगस्टर पुणे अपने घर पहुंचा। लेकिन गैंगस्टर के जश्न का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस तरह के लोग 3-4 साल में जब मौका से छूट कर आते हैं तो ये आश्चर्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि लोग उसे रोल मॉडल की तरह लेकर उसके साथ स्वागत करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ भीड़ जमा करते हैं। पर हम ऐसे अपराधियों को अपने इलाके में बख्शने वाले नहीं हैं और उसे उसकी सही जगह पहुंचाने की हम पूरी ताकत और हिम्मत और साहस और जोश रखते हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को झुठलाने वाले सच से रूबरू होने जा रही है। आज यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी देशों का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद विदेशी मुल्कों के डेलीगेशन का ये तीसरा दौरा है। ये डेलीगेशन अपनी आंखों से जम्मू कश्मीर की हकीकत को देखेगा, वहां के नेताओं से मिलेगा और खुद बात करके जानेगा कि कैसे पूरा प्रदेश विकास और समृद्धि की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। विदेशी डेलीगेशन का जम्मू कश्मीर दौरा आज से शुरू हो रहा है। 20 से ज्यादा देशों के राजनयिक आज से 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे। डेलीगेशन में यूरोपीय यूनियन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के राजनयिक रहेंगे। डेलीगेशन बडगाम जिले के मगाम और श्रीनगर के हजरत बल दरगाह भी जाएगा। डेलीगेशन DDC और BDC चुनाव में जीते सदस्यों से भी मुलाकात करेगा। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली के बाद के हालात देखने के साथ साथ डेलीगेशन कई प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या है खास।